जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस रिपोर्ट में हम पहले बात करने वाले हैं रूस को लेकर आई एक बहुत बड़ी रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों, रूस इस समय भारत के साथ SU-57 फैलन को लेकर अपने ऑफर्स को और ज्यादा मजबूत करता जा रहा है। और इसी बीच रूस ने एक ऐसा प्रस्ताव सामने रख दिया है जो अगर भारत मान लेता है तो फिर भारत के लिए आने वाले भविष्य में कुछ चीजें आसान जरूर हो जाएंगी। आइए पहले हम इसी विषय पर बात करते हैं। दोस्तों, अगर कल का युद्ध हुआ तो क्या सिर्फ फाइटर जेट लड़ेंगे? आपका जवाब बेशक होगा नहीं। अब यहाँ पर मैन और मशीन दोनों मिलकर लड़ेंगे। यानी कि रूस ने भारत को एक ऐसा ऑफर दे दिया है जहां पर भारत का पूरा एयर पावर का समीकरण बदल सकता है। रूस ने SU-57 फैलन के ट्विन सीटर वेरिएंट के साथ साथ हंटर स्टेल्थ ड्रोन का प्रस्ताव भारत के सामने रखा है, जहां पर हम पहले ये जानेंगे कि ये डील भारत के लिए वरदान है या खतरा। देखिए, रूस इस समय अपने हथियार को बेचने के लिए अलग अलग जो मास्टर प्लान है वो तैयार कर रहा है। और रशिया अब सिर्फ हथियार नहीं बेच रहा है, वो बेच रहा है पूरी की पूरी फ्यूचर वॉर स्ट्रेटजी। उनका प्लान ये है कि SU-57 और हंटर का कॉम्बिनेशन भारतीय वायुसेना के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। वो कहते हैं कि SU-57 फैलन कमांड सेंटर का काम करेगा, हंटर अटैक का काम करेगा, नेटवर्क जो होगा ये ब्रेन का काम करेगा। मतलब सीधा है कि पायलट SU-57 फैलन में फ्लाई करेंगे और ड्रोन आगे के युद्ध लड़ेंगे। यानी ये वही सिस्टम है जो अमेरिका और चीन भी बना रहे हैं। इसको हम मैन अनमैन टीमिंग के नाम से जानते हैं। अब हंटर ड्रोन के बारे में निसंदेह आपके मन में दिलचस्पी आई होगी कि जिस ड्रोन की बात हो रही है, क्या वो ड्रोन इतना कैपेबल है? इसकी असली ताकत क्या है और क्या ये भारत को कोई बेनिफिट पहुंचा सकता है? दोस्तों, आपको बता दें कि हंटर कोई खिलौना नहीं है, बल्कि ये एक फ्लाइंग स्टेल्थ बॉम्बर की जैसे है। अब अगर इसकी पावर को समझना है तो आप इतना ही जानिए कि इसकी वेपन कैरिंग कैपेसिटी 2.8 टन की है। यानी 2.8 टन की भार तक का ये ऑर्डिनेंस अपने साथ लेकर उड़ सकता है, फिर चाहे उसमें एयर टू एयर मिसाइल्स हो, एयर टू ग्राउंड मिसाइल हो या फिर प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस हो। इसके अलावा क्योंकि ये स्टेल्थ डिजाइन पर आधारित है, तो रेडार के लिए ये नियरली इनविजिबल ड्रोन बन जाता है। इसमें हमें स्मार्ट AI सिस्टम देखने को मिलते हैं और सबसे खास बात यह है कि ये कोई छोटा ड्रोन नहीं, बड़े साइज का ड्रोन है। तो ये लॉन्ग रेंज अटैक में काफी काम भारत के आ सकता है। मतलब साफ है कि इस ड्रोन को लेकर कुछ एक्सपर्ट तो यहाँ तक क्लेम करते हैं कि अगर इसके ऑपरेशंस को सही से यूटिलाइज किया गया तो ये अकेले पूरे शहर को तबाह करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब इसको लेकर के सही मायने में देखा जाए तो पूरा अटैक सिस्टम आपको जानना पड़ेगा। देखिए, मैन एंड मैन टीमिंग में जो बेसिक स्टेप होते हैं वो लगभग कॉमन होते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि मैन फाइटर अपने देश की सीमा में होता है, जबकि जो ड्रोन होता है ये एनिमी की जो एयर स्पेस है उसको ब्रीच करके अंदर जाता है। वो फिलहाल उनके जो हाई वैल्यू एसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल उनके सरफेस टू एयर मिसाइल साइट्स हो गई, रेडार साइट्स हो गई, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हो गए, मिलिट्री बेस हो गए, बंकर्स हो गए, इनको ढूंढेगा। और जब ये ढूंढ लेगा तो उसके बाद तुरंत जो डेटा है वो, फॉर एग्जांपल हम SU-57 को अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो डेटा को वो SU-57 फैलन में भेजेगा। और उसके बाद जब पायलट टारगेट को आइडेंटिफाई कर लेगा तो फिर वो उनको इंगेज करने के लिए एक बटन दबाएगा। और फिर उसके बाद क्योंकि ये ड्रोन अपने साथ 2.8 टन का ऑर्डिनेंस कैरी करता है, तो एक बटन दबाते ही ये हमला शुरू कर देगा। और उसके बाद पायलट तो सेफ जोन में रहेंगे, लेकिन ड्रोन जो है ये डेंजर जोन में जा करके एनिमी के लिए साक्षात मौत का दूसरा रूप हो जाएगा। अब सवाल यह है कि भारतीय वायुसेना इसको लेकर क्या सोचती है। अभी अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बात करें तो भारतीय वायुसेना SU-57 को पसंद तो कर रही है, लेकिन उसके पीछे का कारण इसका स्टेल्थ नहीं है, उसके पीछे का कारण इसकी स्पीड नहीं है। डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसकी जो हैवी स्ट्राइक पावर है ये भारतीय वायुसेना को ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, बाकी चीजें उनके लिए सेकेंडरी है। SU-57 भारी हथियार को लेकर सीधे दुश्मन के क्षेत्र में घुस सकता है। ड्रोन के जुड़ते के साथ ही ये बन जाएगा एक फ्लाइंग मिसाइल प्लेटफॉर्म। और क्योंकि अब रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया ही ये मल्टीपल टाइम्स क्लेम कर चुका है कि ये बैटल प्रूवन हो गए हैं, उसके बाद से वो यहाँ पर ज़्यादा इस चीज़ को अच्छे से मार्केट कर पा रहा है। लेकिन भारत का जो देसी हथियार प्लान है वो कहीं ना कहीं SU-57 के राह में अड़ंगा ज़रूर बन रहा है। देखिए, भारत इस प्रोग्राम में बहुत पीछे नहीं है। भारत एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसा 5th जनरेशन फाइटर बना रहा है, घातक जैसा स्टेल्थ ड्रोन बना रहा है और AI वॉर नेटवर्क पर काम कर रहा है। यानी भारत का भी सपना है कि हम किसी पर डिपेंडेंस ना रखें, अपनी डोमिनेंस खुद ही बनाएं।
अब यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि भारत चुने क्या? भारत के सामने ऑप्शन क्या है? देखिए, हमने पहले भी कहा और ये बात हमने भी नहीं कही बल्कि भारत के सीनियर एनालिस्ट जो हैं और भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारियों ने ये चीज़ मानी है कि हमें भविष्य में राफेल और SU-57 का कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। अगर हम रशियन डील को देखते हैं, तो यहाँ पर हमें फास्ट, पावरफुल और जो एडवांस प्लेटफ़ॉर्म है वो तो मिल जाएँगे, लेकिन हमें डिपेंडेंसी भी मिलेगी जो कि रूस के ऊपर होगी। वहीं अगर हम इंडियन टेक की बात करें, तो हमें यहाँ पर रफ्तार काफ़ी धीमी देखने को मिल रही है। आगे का रास्ता थोड़ा रिस्की है, लेकिन अगर ये प्रोग्राम सही से एग्ज़ीक्यूट किया गया, तो हमारा जो भविष्य है, ये पूर्णतया सुरक्षित हो जाएगा। भले ये फैसला हमें आज कोई रिज़ल्ट ना दे, लेकिन भविष्य के जो 30 साल हैं, उनमें इस फैसले का एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलने वाला है। यानी आसान शब्दों में बात करें, चाहे फिर हम SU-57 फैलन की बात करते हैं या राफेल की बात करते हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि ये इंडिजिनस प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, इनके साथ डिपेंडेंसी ज़रूर आएगी। आपको क्या लगता है, भारत को SU-57 लेना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएँ। एक और चीज़ जो यहाँ पर हम ऐड करना चाहेंगे कि रूस ने भारत को इस समय एक ऐसे भंवर में लाके खड़ा कर दिया है, जहाँ पर भारत को कुछ डिसीज़न जो है वो तुरंत लेने पड़ेंगे। हम इतना जानते हैं कि रूस के साथ जो बातचीत चल रहा है वो एडवांस टेक्निकल स्टेज में पहुंच चुकी है, लेकिन इंजन को लेकर जो गहमा-गहमी है वो अभी भी बनी हुई है। रूस ने भारत को 2 रास्ते सजेस्ट किए हैं। पहला रास्ता तो ये है कि आप SU-57 के लिए अभी वही इंजन यूज़ करिए जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि है बेसिकली AL-41। AL-41 को लेकर रूस कहता है कि ये प्रूवन इंजन है, इसका सारा सपोर्ट आपको तत्काल मुहैया करवाया जाएगा और इस समय हमारे जितने भी फैलेंस हैं, ये इन्हीं के साथ उड़ान भर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन भारत के सामने रखा गया है जिसके लिए भारत को वेट करना पड़ सकता है, वो है स्टेलियो 177 या प्रोडक्ट 177। हालांकि ये इंजन पावरफुल तो काफ़ी है ऑन पेपर और ये अभी पहली उड़ान को भी अपने पूरा कर चुका है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अभी ये इंजन अपने टेस्टिंग के इनिशियल फेजेस में है। अभी इसमें 5 से 10 साल इसको टेस्ट करने में जा सकते हैं, ऐसा उनका अनुमान है, क्योंकि जेट इंजन टेक्नोलॉजी बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होती है और इसका निर्धारण एक दिन में नहीं होता। तो भारत के ऊपर ये होगा कि जो ड्रॉप इन अपग्रेड की पॉलिसी है रूस की, क्या भारत उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि भले ही रशियन मीडिया कितनी भी हाइपर हो, हम सब जानते हैं कि भारत फैसला काफ़ी नाप-तौल करके ही लेगा। फिलहाल हम तो यही आशा करते हैं कि भारत जो भी फैसला ले, उस पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव्स हैं, उनका अध्ययन करे। लोकल मैन्युफैक्चरिंग का हम समर्थन करते हैं, लेकिन वो ओवर डिपेंडेंसी के कॉस्ट पर नहीं आनी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या भारत रशियन सिस्टम को सेलेक्ट करेगा या फिर हमें एमका का वेट करना चाहिए? आप इस स्थिति में, जैसे स्थिति में भारतीय वायुसेना है घटित स्क्वाड्रन की क्षमता के बीच में, आपको क्या लगता है, क्या राफेल और SU-57 के मिक्स्ड फ्लीट एक तात्कालिक समाधान के तौर पर सही है या फिर हमें एमका के लिए पूरी तरीके से 1 दशक का वेट करना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।